नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। देश में इस वक्त लोकसभा चुनाव की गर्मी, उसकी तपिश इस वक्त चरम पर दिख रही है और तकरीबन आधी सीटों पर लोकसभा के हिसाब से सीटों के नजरिए से चुनाव होता जा रहा है, आगे बढ़ रहा है फेज दर फेज। लेकिन इस तपिश के बीच में राजनीतिक रैलियां और उसमें भाषण में जो बोल हैं वो कई बार विवाद खड़ा कर रहे हैं। हालांकि यूं तो हर बार चुनाव के दरमियान इस तरह के संवाद, भाषण या बोल दिखते हैं जो आपत्तिजनक होते हैं और जिन पर चुनाव आयोग कार्रवाई भी करता है। इस बार भी कई नेताओं पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई की। उनको कुछ घंटों के लिए बैन किया गया, किसी को कुछ दिन के लिए बैन किया गया चुनाव प्रचार से। लेकिन उसके बावजूद ये सिलसिला थमता नहीं दिख रहा। ऐसा क्यों है और क्या इस बार ऐसी बड़ी मजबूरी दिखती है राजनेताओं की कि चुनावी भाषणों में या फिर मीडिया के जरिए दिए जाने वाले बयानों में वो अपनी गरिमा को भूल जाते हैं। शब्दों की गरिमा तार तार होती है, उसका असर वोटर पर क्या होता है, चुनाव पर उसका असर क्या होता है। और इसको समझने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं जिनके जरिए हम चर्चा करेंगे इस अहम मसले पर। हमारे साथ शैलेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका स्वागत है सर। हमारे साथ हितेश शंकर हैं, एडिटर हैं 5 जन से, स्वागत है हितेश जी आपका। यतीश राजावत हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी स्वागत है। शुरुआत यतीश, जिस तरीके से हम देखें, मुख्यमंत्री हों, पूर्व मुख्यमंत्री हों, पार्टी के अध्यक्ष हों, अगर तमाम लोगों को देखें, मर्यादाएं, चुनाव में आचार संहिता, शब्द कहां तक आपको जाना है सबको पता है। और ये वो ऐसे नेता हैं जो कि शायद ग्रेड 1 लीडर मैं कहूँ माने जाते हैं। उसके बावजूद ये मर्यादाओं को लांघते क्यों हैं? देखिए, जब भी कोई भी प्रचार होता है तो उसके 2 हिस्से होते हैं, खासतौर से चुनावी प्रचार में। एक हिस्सा उसका होता है जो मिस इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं, दूसरा उसका हिस्सा होता है डिसइन्फॉर्मेशन, और एक अलग भाग होता है जिसमें अपशब्द आते हैं। मिस इन्फॉर्मेशन का मतलब वो है कि जब आपको तथ्य पता नहीं है तो और आप गलती कर देते हैं अपने संवाद में। डिसइन्फॉर्मेशन वो हिस्सा है जिसमें आप जानबूझकर उपप्रचार करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, झूठ बोलते हैं। तीसरा हिस्सा है जिसमें आप अपशब्द और अपशब्द का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई मसौदा नहीं है, कोई स्कीम नहीं है। तो आप जनता के बीच में खड़े हैं, 1000, 2000, 50,000 लोग आपके सामने बैठे हैं सुनने के लिए। बोलने के लिए आपके पास मुद्दे नहीं हैं तो आप अपशब्द का इस्तेमाल करके जनता में एक माहौल का शुरू करना चाहते हैं, खड़ा करना चाहते हैं। और अब क्या हुआ है, अब क्योंकि चुनाव इस तरह से बिखर गए हैं, छोटी छोटी पार्टी भी, छोटे छोटे नेता भी खड़े हुए हैं, अपने उन्होंने पार्टियां बना ली हैं, मुद्दे मसौदे या मैनिफेस्टो के नाम पे कुछ है नहीं, तो क्या कहेंगे। सामने अगर आपके पास कोई बड़ा नेता खड़ा है या किसी बड़ी पार्टी का नेता खड़ा है जिसके पास मुद्दा भी है और उसका मसौदा भी है और मैनिफेस्टो भी है, तो उसके खिलाफ आप क्या कहेंगे। या तो आप उसकी निंदा कर सकते हैं, या आप उस पर झूठ की तोहमत लगा सकते हैं, या पूरे भाषण को या पूरे संवाद को आप दिलचस्प बनाने के लिए, और इस पे 2 लाइन कहूँगा, बड़े दिलचस्प संवाद हैं, उनमें छुपे हसीन वादे हैं। लोगों की क्या आरजू है ये पता नहीं, लेकिन नेता आग उठा लाए हैं। बिल्कुल। और हितेश, मैं अगर फैक्चुअल जिस तरीके से आज ही के जैसे मामला में कहूँ, राहुल गांधी ने एफिडेविट दिया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो हवाला दिया था वो उनका मकसद नहीं था, चुनावी तपिश में या भाषणों में उनसे निकल गया, उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बयान देते हैं धर्म के आधार पर जिस पर चुनाव आयोग एक्शन लेता है। पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की मायावती, आजम खान, कई ऐसे नाम हैं। अलग अलग राज्यों में अगर मैं जाऊं तो स्थानीय जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वहाँ के लीडर हैं। क्या पहले एक डर दिखता था नेताओं में, वो संभलते थे बोलने से पहले, अब वो डर नहीं है, वो खत्म हो चुका है? अगर ऐसा है तो क्यों है? नहीं, ऐसा नहीं। इसे
दो उदाहरण देना चाहूँगा भारतीय राजनीति के। बोलने में जो अपना एक मयार रखते हैं, एक कद रखते हैं और उसके कारण जाने जाते हैं। एक था दिवंगत भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी। वो जब बोलते थे तो सब सुनते थे। एक लालू प्रसाद यादव, एक अपने बोलने में तथ्यों से, तर्कों से और सामने वाले देश और संस्कृति की चीज़ें जोड़कर इस तरीके से बात रखते थे। लालू ने उसमें एक मस्खरापन खास तरीके का पैदा किया और उसे डायलेक्ट के लिए, देहात के लिए, बाकी सब के लिए कि ये उनको सहज होता है ऐसा एक। मगर आप ये देखिए कि वो जो क्षरण है आगे वो अलग अलग रूपों में दिखाई देता है। क्योंकि अगर आपको वाजपेयी बनना है तो बहुत पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, दृष्टांत भी देने पड़ेंगे, बीच में कवित्व भी जोड़ेंगे, श्लोक भी देंगे, सारी चीज़ें। मगर लालू बनना लोगों को लगता है कि आसान है, कि चुटकुले छोड़ना, पब्लिक से फौरन कनेक्ट करता है ऐसा उन्हें लगता है, खुद को भदेश दिखाना ये भी रहता है। दूसरा कि मुझे लगता है कि पहले जो प्रिंट मीडिया था, बड़े नेता पढ़ते भी थे, उसके हिसाब से चर्चा भी करते थे, जाते भी थे। आज क्या है, आज सोशल मीडिया पर फॉलोअर हैं। जैसा फॉलोअर्स कर रहे हैं, जिस गर्मी में फॉलोअर्स चल रहे हैं, उस गर्मी में चुनाव की गरिमा, नेता की गरिमा पिघल गई है। वहाँ की भाषा अलग है, उसका छंद अलग है, उसका मुहावरा अलग है। वन लाइनर और 144 शब्द में अगर बीच में कोई गाली भी आती है तो नेता दे देते हैं कई बार गाली। और उस तरीके की चीज़ें आजकल ज़्यादा बढ़ गई हैं। ये अचानक नहीं है, ये क्षरण जो है ये लगातार हुआ है। राजनीति में संवाद की गरिमा पहले रखी जाती थी, पत्रकारों से बात होती थी, उसका भी एक तरीका था। अभी मैं परसों देख रहा था, आजम खान एक बयान के बाद में आए और बाद में पत्रकारों से कह रहे हैं कि आपके वालिद के जनाजे में जा रहे हैं। तो इस तरीके की बात बताती है कि हल्कापन ये दुर्घटना नहीं है, ये रिस्क उनके चरित्र में कहीं ना कहीं आ गया है। एक आध गलती को भूल सकते हैं आप, मगर जब बार बार हो रही है और दंड के बाद भी हो रही है तो ये खास किस्म की उद्दंडता है जो राजनीति का चरित्र बनती जा रही है, ऐसा मुझे लगता है। और ये जो था राहुल गांधी जी ने जो आज बोला है, इसके बाद वो नहीं बोलेंगे इसकी गारंटी भी नहीं है। आजकल जिस तरीके से वो बयान देते हैं, ऐसा भी नहीं है कि आगे उसे कोट नहीं करेंगे। वो लगातार ऐसा दिखाई देता है कि एक सीएल वेपर का मुझे कथन याद आता है कि मिस कोटिंग इज क्राइम एंड हाफ कोटिंग इज डबल क्राइम। राजनेता डबल क्राइम पर आमादा है, क्योंकि वो वाइटल इंफॉर्मेशन को छुपा के ले जाते हैं, अपनी बात को बेचना चाहते हैं, तो इसलिए ये डबल क्राइम हो रहा है। शैलेश जी, क्या लगता है ये जो बेलगाम बोल मैं कहूँ या फिर शब्दों की जो मर्यादा थी वो तार तार हो रही है, वजह क्या है? देखिए, दो तीन कारण बहुत साफ हैं। पहली बात तो ये है कि राजनीति में अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मर्यादा से, शिक्षा से, संसदीय लोकतंत्र से, किसी चीज़ से वास्ता नहीं है। उनका मकसद सिर्फ चुनाव जीतना है। जब कोई बड़ा नेता कोई इस तरह की बात करता है, जैसे जो राहुल जी की चर्चा हुई, राहुल गांधी ने इसको मान लिया, माफ़ी मांग ली। मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट उन्होंने मिसकोट किया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश को और जो अपना एक नारा लगा रहे हैं उसको उन्होंने जोड़ दिया था, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट का संबंध नहीं था। लेकिन आप अगर देखें तो क्षेत्रीय स्तर पे जो उम्मीदवार हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो इस तरह की भाषा का लगातार प्रयोग करते हैं, उससे भी विभत्स और भयानक रूप से। जो दो तीन मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने जिस पर कार्रवाई की, उससे भी गंदी भाषा और गलत तरीके से बोला जाता है। ये सारे लोग जो हैं, दरअसल राजनीति इनका मकसद नहीं है। इस किसी तरह से सत्ता को प्राप्त करना और सत्ता को प्राप्त करने के साथ साथ उससे फ़ायदा उठाना। तो ऐसे बहुत सारे लोग राजनीति में आ गए हैं और दुर्भाग्य ये है कि जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनको भी सिर्फ चुनाव जीतना एक बड़ा मकसद है। आप देखिए, एक आदमी एक पार्टी में रहता है, उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, कार्रवाई शुरू होती है, अगले दिन वो जो सत्ता में पार्टी है वहाँ पहुँच जाता है और उसके बाद वो उसकी कार्रवाइयाँ जो हैं वो धीमी पड़ जाती हैं या ख़त्म हो जाती हैं, जो भी हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे नाम आपके सामने आएंगे। ये जो मुश्किल है वो ये है कि जो नेता हैं उन्होंने ये मान लिया है कि जो मूल मुद्दे हैं उस पर बात नहीं होनी चाहिए। मूल मुद्दे जो हैं वो उस पर अगर बात करेंगे तो बहुत सारे लोग पकड़े जाएंगे। बहुत सारे लोगों को जो अभी सत्ता में उनको जवाब देना पड़ेगा, जो पहले सत्ता में थे उनको भी जवाब देना पड़ेगा कि आखिर आप पहले क्यों नहीं कर रहे थे ये सब। तो इसलिए गरीबी वो बस उसको घोषणा पत्र का हिस्सा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब घोषणा पत्र का हिस्सा है, तो वो बोलें क्या। इसलिए सांप्रदायिकता को उभारने की कोशिश की जाती है, सांप्रदायिक आधार पर बांटो,
ऐसा लग रहा है इन दिनों कि जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच कोई जंग की स्थिति है, जबकि जो मैं देख पा रहा हूं, इतने सालों तक हमने देखा है जंग की स्थिति नहीं है। एक कश्मीर है जिसमें थोड़ा हमारा टकराव चलता रहता है, उसको छोड़ दें तो आमतौर पे जो भारत और पाकिस्तान की सीमाएं जो पंजाब से लगती हैं, जो राजस्थान से लगती हैं, गुजरात से लगती हैं, वहां एक शांति दिखाई देती है, लेकिन सांप्रदायिकता उभारने की कोशिश हो रही है। लेकिन एक जो ट्रेंड दिखता था यतीश पहले कि जिस तरीके से जब राजनेता चुनाव के दरमियान कुछ बोलते थे, और ख़ास तौर पर मैं जब कह रहा हूँ कि एक लीडर यानी कि जो किसी राज्य में मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री या क्षेत्रीय पार्टियों के हेड थे, उनको एक डर था कि चुनाव आयोग अगर कुछ कार्रवाई करेगा, चुनाव से बैन कर देगा तो उसका कहीं मतदाताओं पर बुरा असर पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा बचाव की मुद्रा में दिखते थे। इस बार क्या ये कहना सही होगा कि इसका फायदा उठाने की भी कोशिश हो रही है? राजनेताओं को लग रहा है कि अगर मैं कुछ बोल रहा हूं और बैन लगता है तो इससे एक पॉजिटिव इंपैक्ट या पॉजिटिव मैसेज उनके मतदाताओं को जाएगा जिनको देना चाहते हैं। ये एक ट्रेंड शुरू हो रहा है। दो ट्रेंड है इसमें। एक तो ये ट्रेंड है कि उनको पता है कि वो जो बोल रहे हैं, जिस भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं, चाहे उसमें अपशब्द हो या अभद्रता हो, मतलब किसी तरह की गंदे शब्द भी हों, तो पहले क्या होता था कि जो अखबार छापने वाला उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करता था, उसको या तो खाली छोड़ देता था या कहता था कि इस बयान को हम नहीं छापेंगे। अब क्या होता है कि आप 24 घंटे के टेलीविज़न की दुनिया है, जो भाषण चल रहा है उसके 50 वीडियो बन रहे हैं, वो 50 वीडियो सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, तो एक जो फिल्टरिंग होती थी, कॉन्शियस फिल्टरिंग होती थी, वो ख़त्म हो गई है सिस्टम के अंदर। तो नैरेटिव अगर आपको ड्राइव करना है, और अब शब्द से अगर आपको नैरेटिव ड्राइव करना है या झूठ से आपको नैरेटिव ड्राइव करना है, तो उसका कोई फिल्टर नहीं है। तो जैसे एक जर्मन नाजी कहा करता था कि कई बार दोहराया गया झूठ सच हो जाता है, और गुलजार ने भी उस पर कहा है कि मतलब गुलजार की एक पंक्ति है, कई बार दोहराया झूठ लाख जलाना चाहूं पर भस्म नहीं होता। अब वो स्थिति आ गई है कि वो भस्म नहीं होता, वो चलता रहता है सोशल मीडिया की दुनिया में और इंटरनेट में, वो झूठ चलता रहता है। नेतागण इस चीज को बहुत अच्छी तरह से पहचान गए हैं कि इलेक्शन कमीशन अगर हमें 1 दिन 2 दिन के लिए मना भी करता है, जो मैंने संवाद या जो मैंने शब्द छोड़ दिए, खोल दिए, बोल दिए, वो सोशल मीडिया के माध्यम से सर्कुलेट होते रहेंगे, वो वीडियो सर्कुलेट होता रहेगा, मेरे मतदाताओं के पास जाता रहेगा, और उसका असर उनके पास ये रहेगा कि उनको मेरा नाम ध्यान रहेगा कि मैंने कुछ कहा था। ये नहीं ध्यान रहेगा कि क्या कहा था, पर मेरा नाम ध्यान रहेगा, क्योंकि वो वीडियो वो 50 बार 60 बार देखेगा। तो ये फंडामेंटल एक शिफ्ट है, एक बदलाव है, जिस तरह से नैरेटिव ड्राइव हो रहा है, जिस तरह से संवाद हो रहा है, और ये वापस नहीं होगा। आप देखिए बाकी देशों में, जैसे आप अमेरिका में देखिए, वहाँ पर राष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति अपने पूरा संवाद ट्विटर पे करता है, वो बात भी नहीं करता अपने बाकी लोगों को, वो ट्विटर पे ही लोगों को जाने को कहता है, ट्विटर पे ही एम्प्लॉयमेंट देता है, ट्विटर पे पॉलिसी अनाउंस कर देता है, सही गलत सब ट्विटर पे चलता है, उसका कोई कंट्रोल नहीं है कि कोई अखबार का उसमें कोई बीच में हस्तक्षेप नहीं है। 24 घंटे के दरमियान एक पूरा नैरेटिव क्रिएट हो जाता है, जो जिसमें सच कितना है और झूठ कितना है वो किसी को पता ही नहीं चलता। तो ये इलेक्शन इस तरह से फंडामेंटल शिफ्ट है कि सच और झूठ का आम मतदाता को अब इस माहौल में मेरे हिसाब से पता नहीं चलेगा। लेकिन हितेश, 2 बातें जो कह रहे हैं यतीश, फिल्ट्रेशन का काम मीडिया क्यों, नेता क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या फियर फैक्टर खत्म है, या उनको लगता है कि मेरे इस तरह के संवाद, इस तरह के बोल से मतदाता ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, उसके साथ खड़ा होगा, यानी कि जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा, भले ही आप 1 दिन 2 दिन या 3 दिन का आप कहीं ना कहीं बैन लगा देंगे? देखिए, ये तो निश्चित है कि ये जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है जो तकनीक ने दिया है, उससे रिपल्स यानी तरंगे बनती हैं, और वो संवाद कितना जाएगा, क्योंकि एक जगह का जो चुनाव है, आप ये देखिए कि ऐसे एकाध उदाहरण होंगे जब सिर्फ क्षेत्रीय बात हुई, मगर वो उनके परिप्रेक्ष्य बड़े
आधार पर देखे गए। आजम खान ने बोला तो पूरी महिलाओं के लिए उसका था, मुसलमानों के लिए था तो एक राष्ट्रीय स्तर पर देखा गया, राफेल का था तो पूरा जो नैरेटिव बनाया जा रहा है उस पर देखा गया। तो ये जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है ये इसका एक कैनवास बड़ा कर देता है। तो जो राजनीति को जो फायदा लेना है वो राजनीति एक फायदा लेकर आगे निकल जाती है, उसके बाद जो कार्यवाही है वो सीमित रहती है। दूसरा, कार्यवाही होने में भी जो समय लगता है वो समय, उस गति का भी एक मायने है। आजकल सारी चीजें इतनी तेज हो गई हैं। और अभी मैं देख रहा था हरियाणा का एक चुनाव है, उसमें मतदान का कोई फैसला है, 4.5 साल बाद उसकी ईवीएम मंगवाई गई हैं। तो ये चुनाव से जुड़ा हुआ जो आचार व्यवहार आचरण और बाकी सारी चीजें, उस प्रक्रिया में गति तो लानी पड़ेगी, क्योंकि अगर डेटरेंट नहीं है, किसी चीज का भय नहीं है, तो ये कितना नीचे जाएगा ये नहीं कह सकते। क्योंकि आप ये देखिए फिल्मों में ये बहुत नीचे गया है। दिल्ली वैली एक फिल्म आई थी, उसके बाद से तो आप खास तौर से देखेंगे फिल्मों में भाषा का स्तर, संवाद का स्तर एकदम से नीचे गया। और मीडिया की आपने बात कही, मैं मीडिया की एक बात कहता हूं कि प्रिंट मीडिया को अपवाद मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो बड़े पोर्टल्स हैं उनकी न्यूज़ पर भी वो अपने तय उसका फिल्ट्रेशन कर देते हैं, मगर न्यूज़ पर आने वाले जो कमेंट्स हैं उनकी भाषा पर आज किसका जोर रह गया है। तो भाषा में ये गिरावट तो आ रही है। अगर इसका डिटरेंट ठीक नहीं किया गया समय पर, चुनाव आयोग और बाकी सब ने इसमें गति नहीं दिखाई, और जो प्रेशर ग्रुप्स हैं कि हाँ हल्का बोलने वाले नेता नहीं चाहिए, वो चाहे कितने ही भारी हों, वो कितना ही कद्दावर नेता हो, मगर हल्का बोलने वाला नेता नहीं चाहिए। अगर ये चीज समाज की तरफ से आए, प्रेशर ग्रुप्स की तरफ से आए, तब ये थोड़ा सा जो क्षरण है ये रुक पाएगा। वरना बोलचाल की भाषा में भी जिस तरीके से आ रहा है, संवाद में, व्हाट्सएप में, खबर में, प्रतिक्रिया में, सूचना में, हर जगह पर जो एक उथलापन आ रहा है, सतहीपन आ रहा है। और वो क्यों आ रहा है कि नेता खुद कनेक्ट, उसे फील होता है कि इससे ऐसा थोड़ा, मैंने कहा था कि ये चुहलबाजी से बात ये शुरू हुई थी, चुहलबाजी से नीचे अभद्रता तक ये बात जा रही है। उसे लगता है कि इससे कनेक्ट मिलेगा, लोगों की तालियां मिलेंगी, और उसमें दूसरे पर आक्षेप भी शामिल है, भाषा का गिरता हुआ स्तर भी शामिल है, और अशालीन, महिलाओं के लिए और बाकी सब के लिए अशालीन व्यवहार भी शामिल है। तो जब तक वो इसके बूते लगेगा कि मैं इससे एज ले पा रहा हूं और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, तब तक ये चीजें रुकनी थोड़ी सी मुश्किल लगती हैं। चलिए जी, मतदाता के तौर पर क्या मतदाता भी यही सुनना चाहता है? वो खुश होता है, तालियां बजाता है? देखिए, बहुत सी चीज़ें हैं। एक तो ये है कि मतदाताओं का एक वर्ग है जो इससे बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता, उसको बल्कि मज़ा आता है इस तरह की जो चुहलबाजी होती है। आजकल क्या है कि पहले की जो चुनाव सभाएं होती हैं, मुझे याद है हम लोग जब यंग थे तो बड़े नेता आते थे तो लोग सुनने जाते थे, चाहे वो आप समर्थक हों या नहीं हो। आपको मालूम है कि मैं इस पार्टी को वोट नहीं देने वाला हूं, पर ये वाजपेयी जी आ रहे हैं या राजनारायण आ रहे हैं तो मुझे जाकर सुनना है वो क्या कहते हैं। अब क्या है कि वो समर्थक होते हैं या फिर किराए पे लाए जाते हैं, लाद करके वहाँ लाए जाते हैं। तो उनको इस तरह की जो चुहलबाजी है, जो फुहर कमेंट हैं, जो ऐसी उत्तेजित करने वाली चीज़ें हैं, उनसे उनको मज़ा आता है, क्योंकि वो तो तय करके आए हैं कि इन्हीं का समर्थन करना है। दूसरा, नेता बोलते इसलिए हैं कि उनको कोई डर नहीं है। उनको मालूम है एक तो चुनाव आयोग के पास सीमित अधिकार है, चुनाव आयोग कोई ऐसा नहीं है कि उनको चुनाव लड़ने से रोक दे सकता है, एक बात। दूसरे, उनको कानून का डर नहीं रह गया है। उनको मालूम है, हमारे दोनों मित्र कह रहे थे कि न्यूज़ रूम में बहुत फिल्टर हो जाता है। मैं न्यूज़ रूम में लंबे समय तक रहा हूं और मैं जानता हूं, मैं कई बार याद दिलाता था कि ये वर्षों तक कार्रवाई अगर नहीं चलती तो हम में से बहुत सारे लोग इस तरह की चीज़ें छापने के लिए या टेलीविज़न पर बोलने के लिए जेल चले जाते। आज स्थिति ये है कि अगर आप मानहानि का मुकदमा कर दीजिए, फैसला आने में वो नीचे से लेके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा तो 20-25 साल लगेंगे, तो लोग जाते नहीं हैं। और जो जाएगा उसको खर्च भी करना होगा। तो स्थिति ऐसी हो गई है कि लोगों के मन से कानून का डर खत्म हो गया है। जो नेता खास तौर पे हैं उनको मालूम है कि क्या कर लोगे, चलेगा, थोड़े दिन केस मुकदमा चलेगा। कुछ बड़े नेता जो होते हैं उनका मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला जाता है तो थोड़ी सुनवाई हो जाती है, कुछ जल्दी फैसला आ जाता है, उसका समझौता भी कर लेते हैं, समझौता भी कर लेते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं। कई नेताओं का हमने देखा कि उन्होंने बोल दिया था फिर माफ़ी मांग ली, तो वो एक तरीका निकल जाता है। लेकिन जो काम करना था उन्होंने कर दिया, जो उन्होंने बोल दिया वो यूनिवर्स में जो है अब चीज़ें जो हैं अखबार की तरह नहीं है कि वो सुबह छप कर गई और 2 घंटे के बाद उसकी मृत्यु हो गई। वो टेलीविज़न की तरह भी नहीं है कि जब तक चलाया तब तक वो जीवित है। अब वो इंटरनेट पर मौजूद है
और ऐसे हज़ारों, उसके बाद फिर व्हाट्सएप पे चला जाता है, फिर वहाँ से सर्कुलेट होता रहता है, तो उसका जीवन जो है वो ख़त्म नहीं होता, अब वो हमेशा के लिए वहाँ है। तो इसलिए इन लोगों की जो कोशिश होती है कि ऐसी चीज़ें फैला दो और मूल मुद्दों से लोगों को किनारे किए रहो, क्योंकि उनको मालूम है कि डरने की ज़रूरत नहीं है। यतीश, सवाल ये कि इसको रोकेंगे कैसे, क्योंकि जिस तरीके से इसका इम्पैक्ट है सोसाइटी पर, वोटर पर, कहीं ना कहीं बहुत अलग तरीके का, और जो चुनाव आयोग के अब तक के प्रयास रहे हैं, उसके बाद फिर आगे रास्ता है क्या? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं इसको रोकने के लिए। पहली चीज़ तो हम इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि एक वही अथॉरिटी है इसको पकड़ने के लिए, और इसको इलेक्शन के दौरान इलेक्शन कमीशन एक तरह से सबसे पावरफुल अथॉरिटी है। लेकिन इसमें और भी अथॉरिटीज़ हैं। इसमें उस जैसा वीडियो है, अब आज़म खान ने एक शब्द इस्तेमाल किया, उसका वीडियो बना, तो उस वीडियो को भी बैन किया जा सकता है, उसके सर्कुलेशन को बैन किया जा सकता है, उसको दोबारा ना दिखाया जाए। जब वो डिस्कस भी हो वो अपशब्द या वो वाक्य, तो उस वीडियो को ना दिखाया जाए। टेलीविज़न चैनल भी इस तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें कि हमें नहीं दिखाना है वो, क्योंकि तो टेलीविज़न ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन है आपके पास, उसका भी एक रोल है, इलेक्शन कमीशन का रोल है, TRAI का रोल है कि जितने भी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जो उनके अंडर आते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, गूगल हो, इन पे अगर इस तरह के विवादित संवाद हो रहे हैं तो इसको जो एक कैटेगरी है जिसको आप कह सकते हैं हेट स्पीच या वर्ड्स अगेंस्ट सोसाइटी, जो यूरोप वगैरह में फॉलो होती हैं बड़ी स्ट्रिक्टली, कि इस तरह का कोई भी संवाद अगर वो वीडियो देखा जाता है, पकड़ा जाता है, तो उसको परमानेंटली रिमूव किया जाए और उसका कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता दोबारा। तो इस तरह के कानून लाने की ज़रूरत है अब हिंदुस्तान में भी, क्योंकि देखिए संवाद बिगड़ने का एक मतलब कारण ये भी है कि वो अगर बिगड़ना शुरू हो गया है तो उसको रोकना भी बहुत ज़रूरी है। और रोकने का किसी कंट्रोल की बात नहीं आप करें, अगर रोकेंगे नहीं तो फिर वो एक ऐसी स्थिति में आ जाएगा वो कि उसको कोई भी नेता रोकना नहीं चाहेगा, सिर्फ सोसाइटी का ही एक दायित्व रह जाएगा कि उस पर अंकुश लगाया जाए, और ये इस समय बहुत ज़रूरी है। हितेश, बहुत संक्षिप्त में, और ज़्यादा कठोर कदमों की ज़रूरत है पावर की आयोग की ओर से? नहीं, मुझे लगता है कि सिर्फ कदमों से नहीं होगा, ये खुद समझ की बात भी है, संयम की बात भी है, और जो नीति नियामक हैं इसके, चुनाव आयोग जैसे, उसके बाहर के प्रेशर ग्रुप्स को बाहर आना पड़ेगा। मेरा ये कहना है कि राजनेता मतदाताओं से बड़ा उसके लिए अंकुश कोई नहीं है, कितना ही मदमस्त हो, जो लोगों की बात सबसे बड़ा अंकुश होता है। तो इसलिए अगर ये बात रजिस्टर कराएंगे लोग, उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके पेज पर जाकर रजिस्टर कराएं, बाकी सब जगह पर, कि हमने सोचा था आपको वोट देंगे, मगर आपकी ज़ुबान इस तरीके की है कि आप उसके हमारे वोट के हकदार नहीं है, हमारा वोट कीमती है। अगर इस तरीके की बात सोसाइटी में से आएगी और बड़े नंबर्स में आएगी तो मुझे लगता है नंबर्स समझ में आते हैं राजनेताओं को, बाकी चीज़ें ज़रा कम समझ में आती। शैलेश जी, चुनाव प्रचार से पाबंदी या प्रचार में 5 दिन की पाबंदी बजाय निर्वाचन रद्द करने या इस तरह के कदमों की जरूरत है, कुछ लोग कहते हैं। लेकिन निश्चित तौर पे चुनाव आयोग को कुछ और अधिकार मिलने चाहिए ताकि वो तुरंत कार्रवाई कर सके, क्योंकि अदालती कार्रवाई में बहुत ज़्यादा समय लगता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जब तक आप अदालती कार्रवाइयों को तेज़ नहीं करेंगे, अगर फैसला जल्दी आने लगे, यूरोप में, अमेरिका में इस तरह का भाषण कोई नहीं दे सकता। अगर वो देता है तो उसको 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर कानून को फेस करना पड़ेगा। हमारे यहाँ क्या है, इनको मालूम है कि ठीक है, चलता है, चलेगा, मैं करता रहूँगा, मैं सालों साल तक मेरा क्या होगा। जब हत्या जैसे मामलों में जो है वो 20 साल के बाद आता है कि नहीं इन्होंने की थी, या 10 साल कोई एक मामले में रह लेता है, तो कानून हमारे पास बहुत सारे हैं, बहुत सख्त हैं। किसी नए कानून की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है कानून को लागू करने की, और वो लागू तब होगा जो अदालतों में पेंडेंसी है उसको हम ख़त्म करें। ऑफ कोर्स उससे भी फास्ट कार्रवाई के लिए चुनाव आयोग को थोड़े और अधिकार दिए जाने चाहिए, और इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि चुनाव आयोग पक्षपात नहीं करे, वो किसी एक पार्टी के लिए नहीं करे। TN शेषन को भी किसी एक पार्टी ने और प्रधानमंत्री ने नियुक्त किया था, लेकिन उन्होंने एक मिसाल कायम किया उसके पहले और उसके बाद। आप देखिए कि त्वरित कार्रवाई हो ताकि उसका इम्पैक्ट दिखे तुरंत चुनाव के अंदर ही, यानी कि चुनाव प्रचार जब हो रहा हो, जिस वक्त इस तरह के भाषण दिए गए हों,
ताकि शुचिता जो है बनी रहे और शब्दों की मर्यादा राजनीति में वो कायम रहनी चाहिए और भेदभाव जो है चाहे वो धर्म के आधार पर हो, जात के आधार पर हो या फिर व्यक्तिगत स्तर पर जिस तरीके के आरोप लगते हैं उसे राजनीति से दूर कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल आज इतना ही, नमस्कार।